अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स। नंबर 1 इज़ डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1 इज़ द इनर्शिया। ठीक है, 3.2 क्वेश्चन नंबर है एंड हमने टर्म डिफाइन करनी है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ आवर बॉडी दैट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है, किसी भी प्रॉपर्टी की अपनी बॉडी कि वो रेजिस्ट करे किसी भी चेंज को, चाहे वो उसकी रेस्ट कंडीशन में कोई चेंज लाने के लिए कोई फोर्स अप्लाई की जाए या उसको रेस्ट कंडीशन में लाने के लिए की जाए। तो इस तरह प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी दैट रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन या मोशन। ठीक है, सो यूनिफॉर्म को कर देते हैं। सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी जो कि रेजिस्ट करती है किसी भी चेंज को, वेदर वो चेंज हम कॉज करना चाहे जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में है या बॉडी अगर मूव कर रही है, तो उन सारे चेंजेस को रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो सलाहियत को हम कहते हैं इनर्शिया। द नंबर 2 इज़ द मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या है? ये क्वांटिटी है मोशन की दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय m and v। सो इसके लिए हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ मोशन। इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन which is possessed due to mass and velocity। और इसके लिए हम जो है प्रॉपर डेफिनेशन के लिए इसका यूनिट भी लिखेंगे एंड इसका जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको भी मेंशन करेंगे। मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है p से एंड ये क्वांटिटी ऑफ मोशन है जो कि डिपेंड कर रही है मैस एंड वेलोसिटी पे। ठीक है, तो मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड m v जो है ये इक्वल्स टू मोमेंटम हो जाएंगे एंड मोमेंटम का यूनिट जो होता है दैट इज न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो ये इसका यूनिट है एंड ये हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला है, जबकि ये हमारे पास डेफिनेशन है विच से दैट इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मोशन विच इज़ पोजेस्ड बाय मास एंड वेलोसिटी। सो अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास फोर्स। ठीक है, द थर्ड टर्म इज फोर्स। फोर्स क्या होती है? फोर्स एक ऐसी चीज़ है जिससे हम ताकत है, कुव्वत है, जिससे बॉडी को मूव भी करवाया जा सकता है या अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो तो उसको स्टॉप करवाया जा सकता है या हम कोई भी डायरेक्शन में चेंजेस कर सकते हैं। कोई बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको कर्व पाथ में मूव करवाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि चेंजेस कॉज कर देती हैं इन द मोशन, ठीक है, या रेस्ट कंडीशन में, तो उसको हम कहते हैं फोर्स। सो फोर्स जो है क्या करती है? मूव करती है और टेंड टू मूव और स्टॉप और टेंड टू स्टॉप द बॉडी। ठीक है, एंड इट ऑल्सो कॉजेस द चेंज इन डायरेक्शन and it also causes so force क्या है कि जो मूव करवा रही है या स्टॉप करवा रही है या जो है बॉडी की डायरेक्शन में चेंजेस कॉज कर रही है, दैट इज कॉल्ड द फोर्स। द नेक्स्ट थिंग इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नंबर 4 इज force of friction. The next is fourth one and it is force of friction। कि फ्रिक्शन की फोर्स क्या है?
द फोर्स दैट ओपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, एक बॉडी मूव कर रही है एंड उसको ओपोज किया जा रहा है मूव करने से, वो फोर्स कहलाती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो इट इज द opposing force, it is the opposing force that oppose the motion of moving body. Motion of moving body. एक बॉडी मूव कर रही है एंड उसको मूव करने से अगर उसकी मोशन को रोका जा रहा है by opposing force, that opposing force is called the force of friction. The next is centripetal force. Centripetal force क्या है? That keep the body moving in a circular path. Centripetal force, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमें प्रोवाइड करती है कि बॉडी जो है वो मूव करती रहे इन अ सर्कुलर पाथ. सो द बॉडी बाय दिस फोर्स, ठीक है, या बाय सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी कीप्स टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ. मूव इन सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ में अगर बॉडी मूव करती रहे देन वो कहलाती है कि वो किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि वो फोर्स जो कि बॉडी को हेल्प आउट कर रही है कि वो मूव करता रहे इन अ सर्कुलर पाथ, दैट फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स. सो हमने फर्स्ट अपने जो है क्वेश्चन में 3.2 में डिस्कस किया इनर्शिया को, मोमेंटम को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एंड सेंट्रीपिटल फोर्स को. अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज 3.3. 3.3 What is the difference between mass and weight? So अब हमने डिफरेंशिएट करना है डिफरेंट क्वांटिटीज में. फर्स्ट वन इज द mass and the weight. So mass जो है it is basically a scalar quantity. It is a scalar quantity, ठीक है, and it remain constant. ठीक है, ये एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम अर्थ पे रख के मेजर करें या स्पेस में लेके जाके या कहीं पे भी इसकी वैल्यू को अगर मेजर किया जाए तो हमारा मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा. बट वेट क्या है? वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट चेंजेस due to change in gravitational acceleration. Due to change in gravitational acceleration. So अगर इसका सिंपली फॉर्मूला भी देखें तो उसमें क्या आता है? W इक्वल्स टू mg. ठीक है, मास जो है यहाँ पे ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन g की वैल्यू जो है विद आल्टीट्यूड चेंज होती जाती है, इसलिए वेट जो है वो डिपेंड कर रहा है ऑन द वैल्यू ऑफ g एंड एज g इज गोइंग टू बी चेंज सो वेट की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. द नेक्स्ट इज एक्शन एंड रिएक्शन. एक्शन एंड रिएक्शन जो है ये भी एक अप्लाइड फोर्स है. एक्शनल फोर्स लिख लेते हैं इसको, ठीक है. बेसिकली ये है एक्शन एंड रिएक्शन. जो एक्शन है वो किसी एक बॉडी पे अप्लाई किया जा रहा होता है, ठीक है. एक्शनल फोर्स क्या होती है? इट इज बेसिकली द अप्लाइड फोर्स. इट इज अप्लाइड फोर्स, ठीक है. ये एक अप्लाइड फोर्स होती है. अब उस अप्लाइड फोर्स के जो नतीजे में हमें दूसरी फोर्स मिलती है दैट इज द रिएक्शनल फोर्स. ठीक है, रिएक्शनल फोर्स क्या होती है कि एक्शन वो फोर्स है जो कि अप्लाई की जा रही है, बट रिएक्शनल फोर्स वो है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शनल फोर्स. ठीक है, रिएक्शनल फोर्स इज द फोर्स, इट इज अ फोर्स which is
reaction of, which is a reactional force provided by actional force. Actional force. It is the reactional force. इस तरह से कर ले. It is a reactional force which is provided by the actional force. अब actional force जो है वो हमने खुद अप्लाई की, ठीक है. हमने किसी एक बॉडी पे जो है अप्लाई कर दी फोर्स, उसको कहा कि ये एक्शनल फोर्स थी, ठीक है. अब उस बॉडी ने जो अगेंस्ट द एक्शनल फोर्स हमें फोर्स प्रोवाइड की है, दैट इज द रिएक्शनल फोर्स. अब इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. दीज टू फोर्सेस have same magnitude but opposite in direction. Opposite in direction. So opposite in direction mean क्या है? सेम मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? सेम मैग्नीट्यूड मतलब अगर हमने कोई भी बॉल है, ठीक है, इस तरह ये सामने एक वॉल है एंड ये है बॉल, इस पे 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, ठीक है. ये जो अप्लाई की है फोर्स, दैट इज द एक्शनल फोर्स, क्योंकि इसको हमने खुद अप्लाई किया, ठीक है. इट इज़ एन अप्लाइड फोर्स. अब यहाँ से जब इसने हिट किया वॉल को, ठीक है, अब वॉल जो फोर्स लगा के इसको बाउंस बैक करेगी, दैट विल बी द रिएक्शनल फोर्स. रिएक्शनल फोर्स होगी और उतनी ही फोर्सफुली वो वापस आएगी एंड इसका भी मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन ही होगा. बट यहाँ पे देखें तो बॉल को हिट किया एक डायरेक्शन में. अब बॉल ने जो रिएक्शनल फोर्स लगा के बाउंस बैक किया है बॉल को, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बॉल वापस आ रही है. इट मीन्स उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है. एंड डायरेक्शन चेंज का मतलब क्या होता है कि हम नेगेटिव साइन से उसको शो करते हैं. The next thing is sliding friction and rolling friction. स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, जब बॉडीज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही होती हैं उस टाइम जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, दैट इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन. एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन टू बॉडीज स्लाइड ओवर ईच अदर, slides over each other, then sliding friction is produced. Sliding friction produce हो जाती है, is produced. But rolling friction क्या होता है कि जब bodies एक दूसरे के ऊपर रोल कर रही हो, ठीक है. Rolling friction when a body rolls over the other body, दूसरी बॉडी पे रोल कर रही हो over the other body, then it is called, then the friction that is produced is the rolling friction. Then the rolling friction is produced. सो हमारे पास ये यहाँ 2 चीज़ें आ गई. स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? जब बॉडीज़ ने एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना शुरू कर दिया, देन वो बॉडीज़ क्या करेंगी? स्लाइडिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है. एंड अगर एक दूसरे के ऊपर रोल कर रही हैं, ठीक है, एक बॉडी रोल करती हुई आगे जा रही है दूसरी के ऊपर, देन जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी दैट विल बी द रोलिंग फ्रिक्शन. अब इसी तरह अगर हम देख लें एग्जाम्पल कि एक हमारे पास टेबल है, ठीक है, इस तरह से टेबल है एंड यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है. इस ब्लॉक को आप बिल्कुल जो है ऊपर से फोर्स लगा के और प्रेस करना शुरू कर दें, घसीटना शुरू कर दें, तो ये क्या हो रहा है कि ये स्लाइड कर रही है, ठीक है. जब वो स्लाइड करेगी तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी. इसी तरह अगर आप रोलिंग फ्रिक्शन के लिए देख लें, एक हम बॉल ले लेते हैं. बॉल में क्या होगा? हर टाइम पे बॉल मूव करते हुए आगे जाएगी, उसकी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एक तो वो भी कम होगा, ठीक है, जो कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा. एंड सेकेंडली हर दफ़ा में जो बॉल का एक अलग पॉइंट कांटेक्ट करेगा विद द सरफेस ऑफ
टेबल। सो वो होगी हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन कि वो रोल करता हुआ आगे जा रहा है, बट स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगी कि जो साइड पहले थी हमारे पास वो ही रहे एंड उसके ऊपर इतनी फोर्स अप्लाई की जाए कि उसमें रगड़ जो प्रोड्यूस हो रही हो, दैट विल कॉल द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड दीज टू फ्रिक्शन, इन दोनों फ्रिक्शन में हमारे पास जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द रोलिंग फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सरफेस एरिया एक तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ज़्यादा होता है एंड सेकेंडली जो हमारे पास बॉडी कांटेक्ट में होती है वो एक ही रहती है एंड जब वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हुए जा रहे होते हैं तो रगड़ ज़्यादा प्रोड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू द रोलिंग फ्रिक्शन। सो ये हमारा था 3.3 जिसमें हमने डिस्कस किया पहले तो मास एंड वेट को, कि मास एंड वेट में क्या डिफरेंस है। देन हमने डिस्कस किया एक्शन एंड रिएक्शन को एंड द थर्ड वन वाज स्लाइडिंग एंड द रोलिंग फ्रिक्शन। द नंबर नेक्स्ट इट इज 3.4 व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया बेसिकली हम कहते किस वाले लॉ को है? हम फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और लॉ ऑफ इनर्शिया या जो है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो है वो हमें क्या बताता है कि अ बॉडी विच इज़ एट रेस्ट और it is in a moving condition that remain in that state until or unless an external force is applied. ठीक है, a body at rest or of uniform motion will remain at rest or of uniform motion in the absence of external force। ठीक है, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जा रही तो जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी एंड जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही थी वो अपनी स्टेट को बरकरार रखेगी इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, सो बॉडी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। सो हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। द नेक्स्ट वन इज 3.5 इन 3.5 हमारे पास क्या है कि वाई इट इज़ डेंजरस टू ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ अ बस। ठीक है, ये डेंजरस क्यों है कि बस की छत के ऊपर हम चलना शुरू कर दें, तो ये क्यों डेंजरस है? ठीक है, सो अगर बस की रूफ को हम देखें तो एक तो उसके साइड्स पे कोई ऐसा हमारे पास नहीं होता, कोई पाइप्स नहीं लगे होते जिनको कवर कर सकें, गिरने से बचा सकें। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास क्या होता है कि अगर बस मूव कर रही है इस तरह से, एक हम बस बना लेते हैं, इसके ऊपर जब यहाँ पे हमारे पास यहाँ कहा जा रहा है कि एक जो पर्सन है वो मूव करना शुरू कर दे। ठीक है, ये पर्सन जो है अगर बस के साथ साथ मूव करना शुरू कर दे तो वो उसके लिए डेंजरस क्यों है? सो अगर हम लोग देखें कोई और पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट ले लें, लाइक यहाँ पे सपोज कोई जो है पर्सन खड़ा है जो कि इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि बस भी मूव कर रही है एंड पर्सन भी मूव कर रहा है, तो दोनों मूविंग कंडीशन में। बट अकॉर्डिंग टू बस, ठीक है, हमने एक और रेफरेंस पॉइंट लिया था जो कि दूसरा पर्सन था, बट अब हम अकॉर्डिंग टू द बस देखते हैं। बस क्योंकि मूव कर रही है और इसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें और पर्सन भी मूव कर रहा है, तो ये दोनों जो है एज कम्पेयर टू दैट वन, ठीक है, बस के कंपैरिजन में पर्सन जो है वो रेस्ट कंडीशन में होगा बट इट इज़ मूविंग। ठीक है, जब वो मूव करेगा तो उसका लोअर पार्ट जो है एज विद द रेफरेंस ऑफ बस वो रेस्ट कंडीशन में ही होगा। ठीक है, बट अपर पार्ट जो है वो मूव कर रहा होगा। एंड सेकेंडली क्या होगा कि हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है एयर की, ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स या ड्रैग फोर्स होती है एयर की, वो पर्सन के ऊपर अपर बॉडी पे बिल्कुल एक्ट करेगी। ठीक है, एंड लोअर पार्ट उसका पहले ही रेस्ट कंडीशन में था एज कम्पेयर टू द बस। ठीक है,
अब क्या होगा, ये जो ड्रैग फोर्स है वो उसके बॉडी को टर्न कर देगी। जब वो टर्न करेगी तो उसके पास रिस्क ज़्यादा हो जाएगा कि वो फॉल कर जाए या उसको हार्म होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो हेयर इज़ द रीज़न कि द ड्रैग फोर्स, ड्रैग और फ्रिक्शन फोर्स ऑफ एयर, force of air acting on the upper part of body, upper part of body of a person, turns around the body, the upper part of body, while the lower part remain at rest due to, as compared to, with the reference of bus. सो जिस पोर्शन में हमारे पास ड्रैग फोर्स ज़्यादा लग रही थी वो टर्न अराउंड कर जाएगा, एंड जैसे वो टर्न अराउंड करेगा तो पर्सन के जो कि रूफ के ऊपर है, छत के ऊपर ऑफ द बस, उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि वो फॉल कर जाए।